So this was our right yesterday's test that we conducted right on online platform. Now ठीक है, the first question, maximum students have given correct answer. Under which circumstances drawer and the payee is the same person? मैंने उस दिन समझाया था आपको, drawer and payee can be the same if bill is drawn and made payable to himself, that is he has written the bill till the due date. देखो drawer and payee are same. What do you mean by this? Right, it simply means, right, who is a payee? The person to whom bill is to be payable. ड्रॉवी रहेगा बराबर, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है. एक रहेगा ड्रॉवर, जिसने बिल ड्रॉ किया है. एंड राइट, तीसरा रहता है ड्रॉवी. मैंने उस दिन बोला था कि अगर ड्रॉवी एक्सेप्टेड द बिल एंड ड्रॉवर खुद के पास ही बिल रखता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर वेरियस ऑप्शन देखो तो आपको और क्लिक हो जाएगा. लाइक इसने अगर बिल डिस्काउंट किया, अगर इसने बिल डिस्काउंट किया तो हु विल कलेक्ट द मनी ऑन ड्यू डेट? बैंक. ड्रॉवी विल पे टू द बैंक, सो बैंक बिकम्स पे अगर डिस्काउंटिंग किया तो. देन उसके बाद अगर बिल एंडोर्स किया, एंडोर्सी will present the bill, endorsee will present the bill on due date and drawee will pay to endorsee. Drawee किसको पे कर रहा है? endorsee. Therefore the pay is endorsee. And but अगर बिल रिटर्न किया जाता है, अगर बिल रिटर्न करेगा तो ड्रॉवर खुद बिल प्रेजेंट करेगा, ड्रॉवर खुद बिल प्रेजेंट करेगा. And in that case, right, drawee will pay to the drawer. So drawer is a payee. If bill is written till the due date, drawer himself is a payee. और उस दिन मैंने बोला था drawee can also be payee if bill घूम फिर के drawee के पास आता है. लाइक अपना drawee है, राइट, drawee ने बिल एक्सेप्ट किया और ड्रॉवर को रिटर्न कर दिया, ड्रॉवर ने एंडोर्सी को दिया, एंडोर्सी 1. फिर सपोज और आगे चला गया, कोई जरूरत नहीं वैसे भी, एंड सपोज इस एंडोर्सी ने ड्रॉवी को बिल एंडोर्स किया, तो ड्रॉवी जब खुद एंडोर्सी हो जाएगा, ड्रॉवी जब खुद एंडोर्सी हो जाएगा उस बिल के लिए जो बिल उसने एक्सेप्ट किया था, ये बिल उसने एक्सेप्ट किया था, ड्रॉवर को दे दिया एक्सेप्ट करके, फिर ड्रॉवर ने वो बिल एंडोर्स किया एंड फिर उस एंडोर्सी ने ड्रॉवी को बिल एंडोर्स किया. इन दोनों के बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा पहले, इसलिए ठीक है. सो ये एंडोर्सी ड्रॉवी को पे करना, लाइक ड्रॉवी एंड एंडोर्सी के बीच में एक खदा ट्रांजैक्शन रहेगा, समझ में आ रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांजैक्शन एंडोर्सी वाज सपोज्ड टू पे टू ड्रॉवी एंड फिर एंडोर्सी ने क्या किया? बिल एंडोर्स किया. जब ड्रॉवी देख रहा है कि वो बिल उसने एक्सेप्ट किया तो ही विल कैंसिल द बिल. सो इन दैट केस ड्रॉवी एंड पे आर द सेम. सो हमें पूछा था इन विच केस ड्रॉवर एंड पे आर द सेम इन केस ऑफ रिटेंशन. ठीक है, इन केस ऑफ रिटेंशन. आगे, सो दैट वाज द आंसर. आगे, सो आंसर वाज व्हेन ड्रॉवर held the bill till the maturity. बराबर, आंसर वाज सी. ओके, सो ओके, आई ये एडिटिंग फॉर्म वाला, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे, एक और जगह पे बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा जो मैं अब भी लेता हूं. एक डेफिशिएंसी का क्वेश्चन था, शायद से ये वाला क्वेश्चन था. यस, क्वेश्चन नंबर 13. मैंने जानबूझ के कोई क्वेश्चंस ऐसे डाले कि जो कैलकुलेशन ओरिएंटेड रहे. On 1st April 2009, X drew a bill of rupees 1 lakh after sight for 3 months. बिल कितने का है? 1 lakh. On Y, who accepted the bill on right 1st May. एक मंथ के बाद उसने एक्सेप्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमें
क्या चाहिए क्वेश्चन में देखो, 1 लाख का बिल ड्रॉ हुआ है, बिल अमाउंट इज 1 लाख। ऑन 4th जून, एक मंथ के बाद, द बिल वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, बिल डिस्काउंट हो गया, बराबर। सो एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया और एक्स ने वो बिल किसको डिस्काउंट किया, वाई बैंक के साथ। एक्स ने बैंक को बोला होगा कि ऑन ड्यू डेट वाई विल पे यू, अगर वाई पे नहीं करता तो आप मेरे अकाउंट को डेबिट करो, आप मेरे अकाउंट से निकाल लो और मैं फिर वाई से रिकवर करूंगा। एक्स बैंक को क्या बोलता है, ऑन ड्यू डेट वाई विल पे यू, द ड्रॉवी विल पे यू, इफ ड्रॉवी डजंट पे यू, you can debit my account, you can recover from my account and I will recover from y। तो अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर हुआ तो x को y से कुछ लेना है क्या, कुछ नहीं, क्योंकि y ने बिल ऑनर किया। बट अगर y डिसऑनर करता है तो x को y से क्या लेना होगा, एक बिल अमाउंट एंड दूसरा नोटिंग चार्जेस, से 2 अमाउंट्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज वो अमाउंट x की बैंक x से रिकवर करेगी तो वही अमाउंट x y से रिकवर करेगा। ठीक है, आगे एट मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर, वाई ने बिल डिसऑनर किया इसलिए अब एक्स की बैंक एक्स से रिकवर करेगी, 2 चीजें रिकवर करेगी, एक होता है बिल अमाउंट एंड दूसरा होता है नोटिंग चार्जेस, राइट। द बिल रिटर्न डिसऑनर, राइट, ड्यू टू वाइज इंसॉल्वेंसी, वाई की इंसॉल्वेंसी की वजह से बिल डिसऑनर हो गया। नोटिंग चार्जेस ₹500, अच्छा, इसके वजह से नोटिंग चार्जेस कितने आ गए, 500। सो बैंक ने एक्स से कितना रिकवर किया होगा, बैंक ने एक्स से कितना रिकवर किया होगा, 1 लाख प्लस नोटिंग चार्जेस 1,05,000, समझ में आ रहा है। एंड 40 पैसे रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम वाइज स्टेट। तो बैंक ने एक्स से रिकवर किया होगा 1,05,000, तो एक्स वाई से रिकवर करेगा 1,05,000। सो एक्स इज सपोज टू रिकवर 1,05,000 फ्रॉम वाई, but y has become insolvent and only 40 पैसे a rupee could be recover, मतलब 40% रिकवर हुआ, 60% bad debts हो गया। They have asked you the amount of deficiency in the books of y, deficiency मतलब ही bad debts, try to understand, creditor के लिए bad debts होता है and debtor के लिए deficiency होता है। so यहाँ पे मैं बोलूंगा, ध्यान देना, this is x, this is y, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था ड्रॉवी, एंड एक्स ने ये बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किया था। ये बिल 1 लाख का था, एक्स ने ये बैंक के साथ डिस्काउंट किया, कितने मिले क्या मिले कोई लेन देन नहीं, दे हैव आस्क्ड यू बैड डेट्स। तो एंड में क्या होगा ये सोचो ना, ये बिल बैंक ने किसको प्रेजेंट किया होगा, वाई को, बैंक ने वाई को प्रेजेंट किया होगा, बट वाई ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया, इसलिए बैंक ने 500 रुपीज के नोटिंग चार्जेस इंकर किए। समझ में आ रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंक एक्स से कितना रिकवर करेगी, टोटल बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। एक्स के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, नहीं समझ में आता, एक्स विल रिकवर फ्रॉम वाई एंड विल पे टू होम, बैंक, इसलिए एंट्री आएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, डिसऑनर पे, बराबर ना, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल अमाउंट 1 लाख प्लस 500, 1,05,000, ठीक है, 1,05,000, एंड उसमें से, इस 1,05,000 में से ओनली 40 पैसे रिकवर हुआ, मतलब बैड डेट्स कितना है, 60 पैसे ए रुपी, 60% इज बैड डेट, आई थिंक वो आता है कुछ तो 60,300 आई थिंक। डेफिशिएंसी, डेटर के बुक्स में डेफिशिएंसी होता है, क्रेडिटर के बुक्स में बैड डेट्स होता है, इवन इफ यू फाइंड आउट बैड डेट्स इट विल डू, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो आंसर इज 60,300 वाज द आंसर। ये बहुत लोगों ने मुझे पूछा है एंड मेजॉरिटी बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 में रॉन्ग हुए, स्टिल 50% से ज्यादा बच्चे उसमें राइट, उन्होंने बराबर आंसर दिया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स और इजी। मैडम डिस्काउंट का क्या लेके बैठना है ना, व्हाट एट द एंड क्या हुआ है वो देखो ना, डिस्काउंट का क्या लेना देना है। दे हैव आस्क्ड यू बैड डेट्स, जब बिल डिसऑनर होता है तो हम कितना रिकवर करते हैं, देखो ना, हमें बिल अमाउंट रिकवर करनी होती है, समझ में आ रहा है। तो बैंक को तो पूरा पैसा मिलने से मतलब है ना, बैंक विल टेक 1 लाख फ्रॉम एक्स इफ वाई डिसऑनर्स, वही तो डिसऑनर के टाइम, मैडम डिसऑनर की एंट्री सोचो ना क्या होती है, ठीक है। आगे
ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट वाज वेरी सिंपल, like bills of exchange is an instrument in writing, obviously it is in writing, containing unconditional order. Yes, it is order, right? Like what is order? 30 days after date, pay to me or my order. देखो wording है, pay to me or my order the sum of rupees. So it is an order and it is unconditional. Unconditional मतलब without putting any condition, like marry me and then pay only. ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है, समझ में आ रहा है? So without any condition वो order है, I have sold goods to you and therefore I am ordering you to pay me this amount. Yes, so it is unconditional order. Yes, then and promissory note is unconditional promise. Promissory note is unconditional promise. समझ में आ रहा है? So unconditional, like I will pay you if you marry me, ऐसे नहीं, समझ में आ रहा है? ऐसे प्रॉमिस की जरूरत नहीं है. So yeah, ऐसे conditional promise does not make it a promissory note. So both your bills of exchange and promissory note are unconditional. हाँ, yes, bills of exchange is an order because creditor orders debtor, इसलिए वो unconditional order होता है. And promissory note is not a order, debtor खुद promise देता है कि yes I will pay you because I have purchased goods from you. So that is unconditional promise. So bills of exchange is unconditional order, promissory note is unconditional promise. Both are obviously in writing. ठीक है? Then इसमें से I think maximum there are some student, मैं हंस के पागल हो गया. Question number 4 and question number 5. Question number 4, each student has given correct answer. Everyone, किसका भी wrong नहीं है. ठीक है? आपको चाहिए तो मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास है हर चीज. ठीक है, एक सेकंड. So I studied yesterday, वही पूरा स्टडी किया मैंने. Let me show you. So green is that is question wise. ठीक है, देखो question number 4 has right. Question number 4 आ जाएगा. Everyone has given correct answer. ठीक है. Acceptance without making any change in the terms of bill is called as general acceptance. ठीक है. Everyone has given correct answer. देखो मैं वो क्वेश्चन ओपन करता हूं मेरे इधर. मैं क्यों बोल रहा हूं, मतलब यहां पे लिखा गया है एक्सेप्टेंस विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द टर्म्स ऑफ द बिल इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस. ये ट्रू लिखा है बच्चों ने, बराबर है, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस विद सम चेंजेस इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस. दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, बच्चों ने ना दोनों को ट्रू लिखा है. देयर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट को भी ट्रू लिखा है, सेकंड को भी ट्रू लिखा है. मतलब आपको यू आर नॉट कंसिस्टेंट, आपको ही नहीं पता आप क्या लिख रहे हो. पहले आपने ट्रू लिखा, एक्सेप्टेंस विदाउट एनी चेंजेस इज जनरल एक्सेप्टेंस, और नीचे भी उन्होंने ट्रू लिखा है एक्सेप्टेंस विद सम चेंजेस इज जनरल एक्सेप्टेंस. कैसे दोनों ट्रू हो सकते हैं फिर? अगर आपका फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड वाला फॉल्स होना चाहिए ना, और अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है तो सेकंड वाला ट्रू होना चाहिए. देयर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने दोनों ट्रू किए. नाउ यू नो कौन है, मैं यहाँ पे ढूंढ भी सकता हूँ बट राइट उतना टाइम नहीं अपने पास. बट मैं समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, मतलब या तो आप अंधाधुंधी कर रहे हो या विदाउट एनी थॉट. सो बाकी ट्रू और फॉल्स वर इजी, उसमें कोई इतने इश्यू नहीं थे. राइट स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने राइट ये नहीं किया है, टेस्ट नहीं देती. देयर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स. सो आगे वो नहीं कर रहे, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, जितना हो सकता है हमारे एंड पे हम कर रहे हैं, टेस्ट रखना वगैरह ये करना. अभी तो ये फर्स्ट टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट विल इंक्रीज, राइटिंग टेस्ट रहेंगे, सब रहेंगे. ठीक है, आगे चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो हमने शायद से 2 क्वेश्चंस किए थे लास्ट
लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। सिंगल ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गोपाल। हमें गोपाल के बुक्स में एंट्रीज करना है एज ऑन 14th August 2010। So these all transactions, all these transactions A B C D या 1 to 5 जो कुछ भी है, all are on a single date। ठीक है, चलो इन द बुक्स ऑफ गोपाल। इन द बुक्स ऑफ गोपाल, ठीक है। There is one question, sir. In the true and false of yesterday's stage, there was a question saying Drawee has the title of the bill till the due date, which is false. But can you explain, madam? Who is title? मतलब who is the owner? Example, तेरे पास एक तेरी बाइक है, so you have got the title in the bike. You are the owner of the bike. ठीक है। When the bill is drawn by drawer on drawee, who is the owner of the bill? Drawer is the owner of the bill. Yeah, if drawer discount the bill with the bank, bank is the owner. If drawer endorses the bill, endorsee is the owner. When drawer, right, retains the bill or drawer send for collection, drawer himself is the owner. Title मतलब owner, कौन owner होता है bill का? The drawer can be the owner or the bank if discounted or endorsee if endorsed. Drawee is never the owner of the bill. समझ में आ रहा है? टाइटल इन द बिल मींस राइट हु इज द रियल ओनर ऑफ द बिल, ऐसे। ठीक है, सो नेक्स्ट। we are going to pass the entries in the books of Gopal. In the books of Gopal, journal, don't say drawer drawee, कुछ मत बोलो, ठीक है। just in the books of Gopal, not more than that, ठीक है। journal, date, particulars, LF, debit rupees and credit rupees, ठीक है। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग आपके वीडियोस बंद रखो प्लीज। देयर आर मेनी एक्चुअली कि जो वीडियोस ओपन रख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, उसमें बड़ी बात नहीं है, नीचे ऑप्शंस रहेगा, एक चैट एंड दूसरा रहेगा वीडियो, ठीक है। कृष्ण, Shruti's acceptance to Gopal rupees 4,500 retired 1 month before the due date. Shruti's acceptance, मैंने उस दिन भी बोला था, Shruti's acceptance, श्रुति के लिए बिल्स पेबल होगा, श्रुति के लिए बिल्स पेबल होगा, बाकी सबके लिए क्या रहेगा, राइट। मैं चाहे तो यहाँ पे लिखता भी हूँ, एक सेकंड, या मैं उसका राइट डायग्राम निकालता हूँ। तो अगर आपको डायग्राम से जल्दी समझ में आता है तो डायग्राम से देखो, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। 1, this is 1, Shruti's acceptance to Gopal,
हम गोपाल है, तो श्रुति के लिए बिल्स पेबल था, हमारे लिए बिल्स रिसेबल था। रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट ए रिबेट ऑफ 10%। बिल 4500 का था, श्रुति ने एक्सेप्ट किया था, और श्रुति 1 month पहले आके बोलती है आई वांट टू रिटायर द बिल, आई वांट टू ऑनर बिफोर द ड्यू डेट। तो वो अगर वो जल्दी पे करेगी तो उसको हमें रिबेट देना होगा, लाइक कैश डिस्काउंट गिवन 10% फॉर 1 month because she is ready to pay you 1 month before. 4500 multiplied by 10%, right, for 1 month। ठीक है, देखते हैं कितना हो रहा है। that will be is equal to, that will be 4 4 3 the 36, sorry 12 3 the 36, then 9 बचेगा, 12 7 जा 84, right, 6 5 I think 60 बचेगा तो 5, so that will be almost I will say 38 rupees। ठीक है, so 4500 पे 10% for 1 month, 4500 पे 10% for 1 month, yes perfect है, 37.50 आता है। ठीक है, so अब क्या होगा, श्रुति ने बिल एक्सेप्ट किया था, वो 1 month पहले ही आती है और बोलती है कि शी वांट टू ऑनर द बिल, शी हैज टू ऑनर द बिल। ऑनर करना है मतलब क्या, राइट, शी विल कम एंड पे यू 4500 लेस रिबेट, हमें कैश मिलेगी। सो 2000 जो भी है 10 August 14 first she came and honored the bill, so bank cash account debit, cash account debit, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिबेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट। 2 बिल्स रिसेवेबल ऑनर्ड गोज आउट। 4500 का बिल था, 4500 का बिल था, 38 रुपीज का डिस्काउंट मिला, कितने का, 38 देना पड़ा हमें, रिबेट देना पड़ा। सो कितना एक्चुअली मिला होगा, 4412 रुपीज। समझ में आ रहा है। सो 4500 के बदले हमें कितने मिले, 4412। 38 रुपीज क्यों कम मिले, बिकॉज शी हैज रिटायर्ड द बिल, शी हैज पेड यू बिफोर द ड्यू डेट, 1 month पहले ही। नेक्स्ट, डिस्काउंटेड 3 months एक्सेप्टेंस ऑफ चंद्रकांत, 3 months एक्सेप्टेंस ऑफ चंद्रकांत। चंद्रकांत के लिए बिल्स पेबल, बाकी सब के लिए बिल्स रिसेबल। सो मेरी डायग्राम देखना, सेकंड चंद्रकांत का एक्सेप्टेंस गोपाल के लिए, विच इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, बराबर। सो discounted 3 months acceptance of Chandrakant for 3500 with bank at the rate of 12% per annum। So सर कितने मंथ्स के लिए डिस्काउंट किया, 3 months के लिए, 2 months के लिए, 1 month के लिए, कुछ लिखा नहीं, मतलब हम मानेंगे कि इमीडिएटली डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, सो बिल था, यहाँ पे मैं डिस्काउंट निकालता हूँ, 3500 का बिल था, 12% के हिसाब से डिस्काउंट हुआ है, 12% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट हुआ है फॉर 3 months, 3/12, दैट विल बी 105। हमने, गोपाल ने बैंक के पास गए और चंद्रकांत का बिल डिस्काउंट किया, तो सेकंड एंट्री आ जाएगी, हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक विल डिस्काउंट एंड क्रेडिट टू आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, हम बैंक को डेबिट करेंगे। उसके लिए हमें कुछ लॉस बेयर करना होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस बेयर करने होंगे, हमारा एक्सपेंस रहेगा डेबिट। 2 बिल्स रिसेबल गोज आउट, डिस्काउंटिंग की एंट्री लिखनी इन सिंपल वर्ड। 3500 का बिल था, 105 रुपीज का बैंक आपको डिस्काउंट लगाएगी, 105 रुपीज का डिस्काउंट लगा के वो आपके अकाउंट में कितना डाल देगी, 3395, 3395 आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। सो दिस इज द एंट्री ऑफ द डिस्काउंटिंग। ठीक है,
आगे नंबर 3 क्या लिखा है, पढ़ो। रिसीव्ड ए चेक ₹2000 and 2 months acceptance drawn on सुषमा। एक ड्रॉन ऑन सुषमा, तो सुषमा हो गई ड्रॉवी, सुषमा के लिए बिल्स पेबल, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, हम गोपाल है, ठीक है। देन received a check of ₹2000, when you receive the check bank account debit 2000, when you receive the bill bills receivable account debit 10,000 for the balance due on her account। so हमें उससे 12,000 लेने थे सुषमा से, उसमें से 2,000 का चेक दे दिया उसने एंड 10,000 का एक्सेप्टेंस दे दिया। सो सेटलमेंट रेट थर्ड, she gave us check bank account debit, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा टू दैट एक्सटेंट 2000। she gave her acceptance, उसका एक्सेप्टेंस हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुषमा, टोटल 12,000, बिल है 10,000 का, बिल है 10,000 का, ठीक है। आगे नेक्स्ट, लेट मी चेक, समवन हैज पिंग मी, सर आई थिंक रिबेट अमाउंट, अरे रिबेट अमाउंट मैडम 4462, इतना रिबेट रहेगा क्या? अगर 4,500 का है, सॉरी सॉरी 50 नहीं है, बराबर है, ये 62 होना चाहिए, 90 62, ठीक है। नहीं मुझे लगा रिबेट 4462 इतना बड़ा कैसे आएगा, ठीक है। आगे 4462, ठीक है, परफेक्ट, मैं वो 4450 पकड़ के मैं कर रहा था, ठीक है। नंबर 4, आगे थर्ड हो गया राइट, अब फोर्थ करते हैं। थर्ड सिंपल था, एंडोस शांताराम्स एक्सेप्टेंस, शांताराम्स एक्सेप्टेंस, ठीक से पढ़ो। शांताराम के लिए बिल्स पेबल, हमारे लिए क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल। सो हमने शांताराम से जो बिल लिया था वो एंडोस किया किसी को, एंडोस शांताराम्स एक्सेप्टेंस at 2 months of ₹5,000 in favor of Balchandra and paid cash 2,500 in full settlement of his account 7,800। एक सेकंड, मैं यहाँ पे फोर्थ की एंट्री लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। शांताराम का एक्सेप्टेंस था, हम गोपाल है वो, उसने हमें एक्सेप्टेंस दिया था, कितने का एक्सेप्टेंस था वो, 5,000। हमने ये भालचंद्र को ट्रांसफर किया, ठीक है। शांताराम्स एक्सेप्टेंस ऑफ 5,000 हमने भालचंद्र को एंडोर्स किया और हमने उसको 2,500 की कैश दे दी। सो टोटल हमने उसको कितना पेड किया भालचंद्र को, वैसे देखा जाए तो 7,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 7,800। हमें भालचंद्र को 7,800 देना था, बट हमने उसको 5,000 का बिल थमा दिया एंड 2,500 की कैश थमा दी और बोले दिस इज इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मतलब हमने उसको 300 रुपीज कम पेड किया है। इन फुल सेटलमेंट तो वो डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। सो अब भालचंद्र अकाउंट डेबिट, टोटल हमें 7,800 पे करना है टू कैश, टू कैश हमने 7,800 पेड करने थे, उसमें से हमने कैश दे दी 2,500। दूसरा ऑप्शन है बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, टू बिल्स पेबल, बट हम बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमने किसी पे बिल ड्रॉ किया है वो एंडोर्स कर रहे हैं, टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, 5,000 का बिल आपने एंडोर्स किया, अभी भी 300 का डिफरेंस है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड 300, क्लियर है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, क्लियर है, यस। सो टोटल 7,800 था, हमने ऐसे पेड किया, ठीक है। आगे द लास्ट, sold goods of rupees 13,500 on credit to Nanda, full stop। so this is one activity, full stop है देखो, तो goods sold to Nanda on credit, तो एंट्री आएगी नंदा टू सेल्स 13,500 13,500। फिफ्थ, नंदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 13,500 13,500।
दिस इज द फर्स्ट एंट्री, ठीक है। देन आगे, ड्रू 2 months बिल ऑन हर विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय हर। सो फिर हमने उस पे 2 months का बिल ड्रॉ किया एंड उसने एक्सेप्ट भी किया। सो बी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नंदा अकाउंट क्रेडिट 13,500 13,500। क्लियर है? सो दीज आर योर आंसर्स, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, एक बंदे के लिए इंटरेस्ट कर रहे हैं, इज डीलिंग विद मल्टीपल पार्टीज, तो हमें जितना बोला है हम उसने की एंट्री डाल रहे हैं, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन सिंपल है, आप देखोगे ना, पर्टिकुलर एंट्री डालनी है, ज्यादा नहीं करना है कुछ। सो दीज आर इवन इजियर देन द प्रीवियस क्वेश्चंस। आगे, सो ये कौन सा किया हमने अभी, राइट 41, नाउ 42nd। ओके, journalize the following transactions as on 31st July 11 in the books of Omkarnath. So we are Omkarnath, हमारे बुक्स में 31st जुलाई पे एंट्रीज करने हैं। सो 1 2 3 4 ऑल दिस 4 ट्रांजैक्शंस हैव बीन ऑकर्ड ऑन 31st जुलाई, ठीक है। देखते हैं एक एक। फर्स्ट देखो, रिन्यूड, सो ये रिन्यूअल का रहेगा। रिन्यूड वर्तक्स एक्सेप्टेंस ऑफ ₹6,000, वर्तक्स एक्सेप्टेंस, वर्तक के लिए बिल्स पेएबल, हम ओंकारनाथ हैं, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल। सो वर्तक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्तक का हमें एक्सेप्टेंस आया था, वी आर ओंकारनाथ, ठीक है। हम वो रिन्यू कर रहे, कितने का बिल था, 6,000 का, क्या पढ़ो ठीक से, रिन्यूड वर्तस एक्सेप्टेंस ऑफ ₹6,000, ठीक है। लेट मी चेक, किसका, किसी ने पिंग किया है, अच्छा इंटरेस्ट है, ठीक है। लिखा है रिन्यूड वर्तक्स एक्सेप्टेंस ऑफ ₹6,000 ड्यू ऑन 31st जुलाई 2010, ड्यू ऑन 31st जुलाई 2010 मतलब आज। ये 10 एक्चुअली ये 11 होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक रहेगी, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। बिकॉज हम 31st जुलाई 11 को एंट्रीज कर रहे हैं, 31st जुलाई 11 होना चाहिए, वो प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। बाय एक्सेप्टिंग कैश ₹2,000, अच्छा हमें वर्तक से टोटल 6,000 का बिल था, ये रिन्यू करना है, मतलब डिसऑनर हुआ होगा तो रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो 6,000 का बाइफर्गेशन देखते हैं, बिल अमाउंट 6,000, ही इज रेडी टू गिव यू 2,000 इन कैश, इन कैश मतलब 4,000 बिल में आएगा, ये समझ में आना चाहिए, इन बिल। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, 4,000 पे, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ो, एक्सेप्टिंग 2,000 कैश एंड ड्रॉविंग ए बिल फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट, बैलेंस विथ इंटरेस्ट। सो जो 4,000 बैलेंस है प्लस इंटरेस्ट, 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लगता है, नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं है, इग्नोर दैट पार्ट, प्लस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है वो ढूंढते हैं, लेट्स सी, इंटरेस्ट ढूंढते हैं, ठीक है। सो 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ, उन्होंने लिखा है 18% पर एनम फॉर 2 months। आप 2 months का एक्सटेंशन मांग रहे हो, 2 months, सो दैट विल बी, दिस विल बी 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 120 इंटरेस्ट रहेगा, 120। सो द न्यू बिल विल बिकम 4,000 प्लस इंटरेस्ट 120, न्यू बिल बनेगा 4,120 का, कैश रहेगी 2,000 की। तो हमें इंटरेस्ट डालने, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ ओंकारनाथ, इन द बुक्स ऑफ ओंकारनाथ,
ठीक है, जर्नल, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलर्स एंड देन, ठीक है। आगे किसी का तो वीडियो ओपन है मैडम। पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। नेक्स्ट, ठीक है, आगे देखते हैं। या ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ओंकारनाथ, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। फर्स्ट 2000 क्या लिखा है उन्होंने, 11 जुलाई 31। रिन्यू करने, तो रिन्यूअल के 4 एंट्रीज होते हैं इफ यू रिमेंबर। पहले क्या एंट्री आएगी, रिन्यूअल के 4 एंट्री, जिसने बिल दिया था उसको डेबिट किया जाएगा। हमें वर्तक ने बिल दिया था ना, तो वर्तक अकाउंट डेबिट, वर्तक अकाउंट डेबिट। 2, हमने किसको बिल ट्रांसफर किया था, लिखा है कुछ कि आपने डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हुआ है, एंडोस किया था वो डिसऑनर हुआ है, कलेक्शन के लिए भेजा था वो डिसऑनर, कुछ नहीं लिखा है, मतलब बिल हमारे पास ही था। 2 बिल्स से, राइट, अमाउंट इज 6000 बिल अमाउंट, तो वर्तक से हमें 6000 लेना होगा। फिर नोटिंग चार्जेस होते तो एंट्री आती वर्तक अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस जो 0 है, 2 कैश, हमें ही पे करने होते, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमें उससे इंटरेस्ट लेना है, वर्तक अकाउंट डेबिट, 120 का इंटरेस्ट आया था, टू इंटरेस्ट क्रेडिट 120। सो दीज आर द ट्रांजैक्शंस। सो हमें कितना लेना है वर्तक से, 6120, उसमें से वो हमें कैश देने को रेडी है 2000 की, कैश अकाउंट डेबिट, ही इज रेडी टू पे अस 2000 इन कैश, तो जितना देता है उतना ले लो। फिर रिमेनिंग अमाउंट के लिए वो हमें एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वी रिसीव न्यू बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4120, टू वर्तक 6120। दीज आर द 4 एंट्रीज, ये 4 एंट्रीज हमें डालनी है, ठीक है। सो दीज आर द रिन्यूअल एंट्रीज। अब रिन्यूअल में ना आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सेकंड, accepted a bill of rupees 5000 at 3 months, accepted a bill, हमने, right, in the books of ओंकारनाथ accepted the bill, ठीक है, of rupees 5000 at 3 months drawn by अविनाश, अविनाश ने हम पे बिल ड्रॉ किया था, इस बिल के लिए हम ड्रॉवी हैं, हमारे लिए बिल्स पेएबल है, ठीक है। फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम 6000 एंड बैलेंस पेड इन कैश, हमें अविनाश को 6000 देने थे, हमने क्या किया, 5000 का बिल एक्सेप्ट किया और 1000 कैश में दिए। सो एंट्री आ जाएगी, राइट, दिस वाज द फर्स्ट, राइट, ये फर्स्ट था। नाउ दिस इज सेकंड, हम अविनाश को सेटल कर रहे, पे कर रहे, अविनाश अकाउंट डेबिट, टोटल कितना पे करना था, 6000, तो हमने 6000 कैसे पेड किया, उसको हमने 1000 की कैश दे दी, टू कैश, 1000 रुपीज की कैश, अविनाश को हमने 1000 रुपीज की कैश दे दी, टू, एंड रिमेनिंग अमाउंट हमने खुद बिल एक्सेप्ट करके दिया, किसी और का बिल चिपकाया होता तो टू बिल रिसीवेबल रहता, इंडोर्समेंट कहते हैं, बट इंडोर्समेंट एक्सेप्टेंस में बहुत डिफरेंस है। इंडोर्समेंट में हम किसी और का बिल देते हैं हमारे क्रेडिटर को, एक्सेप्टेंस में खुद एक्सेप्ट करके देते हैं, दैट इज 5000। सो अविनाश का सेटलमेंट हो गया, ठीक है, अविनाश को बोला ये ले ले बिल, राइट, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ड्यू डेट पे मेरे पास आ, मैं तुझे ऑनर करवा के दूंगा, और 1000 की कैश, लाइक दैट, ठीक है। आगे नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं, फतेहचंद ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 9000 which deposited into bank
for collection, which was deposited into bank for collection. फतेहचंद honored his acceptance. किसका acceptance है? हमारा ओंकारनाथ का है या किसी और का है? किसी और का है. मतलब ये फतेहचंद के लिए बिल्स पेबल होगा, हमारे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है. सो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल था जो हमने कलेक्शन के लिए दिया था, विच डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन. हमने वो कलेक्शन के लिए दिया था, वो ऑनर हो गया एंड बैंक डेबिटेड 80 रुपीज बैंक चार्जेस. तो वो सर्विस देने के लिए, कलेक्शन सर्विस देने के लिए बैंक ने 80 रुपीज राइट चार्जेस लगाए. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें एंट्री सेंड फॉर कलेक्शन की नहीं करनी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं करनी है. ठीक है, हमें एंट्री करनी है राइट. बिल ऑनर हुआ, हमने पहले कभी कलेक्शन के लिए दिया होगा, ये बिल ऑनर हुआ है. ठीक है, सो ऐसे नहीं लिखा बिल सेंड फॉर कलेक्शन स्टॉप फुल स्टॉप एंड कलेक्टेड, ऐसे नहीं लिखा है. तो अगर उन्होंने बोला होता कलेक्शन के लिए भेजा फुल स्टॉप, द बिल इज ऑनर्ड, देयर आर टू इवेंट्स, दिस इज सिंगल इवेंट कि हमने जो कलेक्शन के लिए भेजा था वो ऑनर हुआ है. ठीक है, सो थर्ड, जब कलेक्शन के लिए बिल देते हैं तो बैंक प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉवी. फतेहचंद को बिल प्रेजेंट किया होगा एंड फतेहचंद ने बैंक को 9,000 रुपए दिए होंगे राइट, बिल अमाउंट. बैंक वो अब घर पे लेके नहीं जाएगी, वो अपने अकाउंट में डाल देगी. सो बैंक में वो हमें क्रेडिट कर देगी, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, मतलब बैंक क्रेडिट करेगी. तो हम बैंक को डेबिट करेंगे हमारे बुक्स में. बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा 9,000. मैं अलग अलग इंटरेस्ट डालूंगा. 2 क्रेडिट किसको करोगे? जब हम बिल कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो बिल रिसीवेबल को कैंसिल करके टेम्पररी अकाउंट हमने ओपन किया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. जब वो कलेक्ट हो गया तो उस अकाउंट को रख के वो फायदा है क्या? नहीं. टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 9,000. ठीक है, इस सर्विस के लिए बैंक ने हमें कोई चार्जेस लगाए और मैंने बोला कभी भी बैंक चार्जेस रहेंगे तो एंट्री रहेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक आपके अकाउंट में डायरेक्टली डेबिट कर देगी, बैंक विड्रॉ करेगी आपके अकाउंट से, मतलब डेबिट करेगी, तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे हमारे इधर. कितने रुपीज चार्जेस थे वो? ₹80. ₹80. ठीक है, वन में कंबाइन द एंट्री, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे नेक्स्ट, बैंक इन्फॉर्म दैट. फोर्थ वाला, बैंक इन्फॉर्म दैट. बैंक हमें बोल रही है, क्यों बोल रही होगी? बिकॉज हमने बैंक के साथ एक बिल डिस्काउंट किया होगा या कलेक्शन के लिए भेजा होगा. वो डिसऑनर होने पे बैंक हमें इन्फॉर्म करेगी, ऑनर होने पे हमें नहीं इन्फॉर्म करेगी. हमेशा याद रखना. ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो. बैंक इन्फॉर्म दैट लक्ष्मीज एक्सेप्टेंस. किसका एक्सेप्टेंस था? लक्ष्मी. तो ये बिल लक्ष्मी के लिए बिल्स पेबल था. लक्ष्मीज एक्सेप्टेंस, लक्ष्मी के लिए बिल्स पेबल, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा. सो फोर्थ, लक्ष्मीज एक्सेप्टेंस. लक्ष्मी ने हमें एक्सेप्टेंस दिया होगा, हम ओंकारनाथ हैं, जो हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसलिए हमने बैंक को बोला होगा ड्यू डेट पे लक्ष्मी ऑनर करेगी, अगर नहीं करती तो हमें इन्फॉर्म करो, हमारे अकाउंट से डेबिट करो. ठीक है, बैंक इन्फॉर्म दैट लक्ष्मीज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹14,000 विच वॉज डिस्काउंटेड नाउ डिसऑनर्ड. हमने डिस्काउंट किया था बैंक के साथ, अब डिसऑनर. तो ओंकारनाथ क्या करेगा? लक्ष्मी से रिकवर करेगा एंड किसको देगा? बैंक को देगा. ठीक है, सो ओंकारनाथ के बुक्स में एंट्री आएगी ड्रॉवी टू बैंक. क्या एंट्री आ जाएगी? ड्रॉवी टू बैंक, दैट इज लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 85. ये हुआ. आगे लिखा रिन्यूड एट लक्ष्मीज रिक्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ विद एन इंटरेस्ट 215. और ये बिल लक्ष्मी के रिक्वेस्ट पे रिन्यू भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके लिए 215 इंटरेस्ट उन्होंने आपको हर अमाउंट दी है, तो हम करते हैं. ठीक है, सो हमें एंट्रीज डालनी है. नंबर 4 की फर्स्ट एंट्री, जो बिल डिस्काउंट हुआ था वो डिसऑनर हुआ है एंड रिन्यू करना है. ठीक है, 4 एंट्रीज. फर्स्ट, डिसऑनर की एंट्री. किसने बिल दिया था? लक्ष्मी. लक्ष्मी को डेबिट किया जाएगा. 2,
किसको बिल ट्रांसफर किया था? बैंक। जिसने बिल दिया था उसको डेबिट करो, जिसको बिल ट्रांसफर किया था उसको क्रेडिट करो। बिल अमाउंट विच इज राइट 14,000। सो हमें लक्ष्मी से 14,000 लेना है। बिल कितने में डिस्काउंट हुआ भूल जाओ, जब डिसऑनर हो गया तो हमें पूरा बिल लेना होता है, ठीक है, और बैंक हमसे पूरा रिकवर करेगी। आगे बी, नोटिंग चार्जेस के लिए लक्ष्मी से रिकवर करेंगे 85 रुपीज और बैंक को देंगे। या बैंक को देंगे मतलब बैंक ने आपको डेबिट पहले किया होगा, हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, दैट्स इट। बैंक बैलेंस हम कम कर रहे हैं बिकॉज बैंक ने हमारे से पहले विड्रॉ किया होगा। सी, रिन्यू करना है तो हमें उस पर इंटरेस्ट लगाना है, सी। एंड 115 या 125 कितने का इंटरेस्ट है? 215 का इंटरेस्ट है, 215। लक्ष्मी से इंटरेस्ट रिकवर करना है, लक्ष्मी अकाउंट डेबिट, लक्ष्मी अकाउंट डेबिट 215। टू, इंटरेस्ट हमारा होता है, हम किसी को देते नहीं, हमारी इनकम होती है ड्रॉवर की, टू इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 215। ठीक है, सो लक्ष्मी को हमने तीन चीजों के लिए डेटर किया, बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। टोटल अगर आप देखोगे तो 14,300। एंड उसने एक्सेप्टेंस दिया है ना, रिन्यू किया है, तो डी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कैश में कुछ नहीं दिया, पूरा का पूरा बिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टू लक्ष्मी अकाउंट क्रेडिट। सो 14,300, 14,300। एंड कल जाके अगर वो इंस्टॉलमेंट होती है तो हमें उससे कितना लेना होगा? 14,300। अगर वो कल जाके इंस्टॉलमेंट होती है तो हम उससे, वो हमारे कितनी की रेटर हो जाएगी? 14,300। या अगर वो बिल देती है, ऑनर कर दे, तो हम उससे कितना लेंगे? 14,300। बट अगर वो रिटायर करती है, पहले पे करती है, तो 14,300 माइनस रिबेट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सोचते जाओ क्या होगा आगे, क्या हो सकता है। सो दीज आर द आंसर्स। ठीक है, 40 सेकंड डन। यस सर। इफ यू हैव डाउट प्लीज पिंग मी। ऐसे मत करो कि खाली मैं करवा रहा हूं और आपको नहीं समझ में आ रहा है। जनरली अब ऐसे होना नहीं चाहिए बिकॉज ऑलमोस्ट हमने 42 क्वेश्चन सॉल्व किए इसके पहले, एंड बियॉन्ड दैट आई हैव आल्सो गिवन माय क्वेश्चंस। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, एंड उस पर काम करो। मतलब ये चैप्टर अभी खत्म होना चाहिए आपका, तो अभी इतना अच्छे से करो ना, तो एक बाद में आपको उसको देखने की भी जरूरत नहीं होगी। आपने 10-15 मिनट में एंट्रीज देख ली, आपके लिए चैप्टर डन। इतना परफेक्शन होना चाहिए। एंड यू हैव टाइम राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो उस पे एफर्ट डालते जाओ, ठीक है। कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू हैव गॉट ए प्लेंटी ऑफ टाइम। आगे ऑब्वियसली deficiency is a loss, you can't repay ना, deficiency is loss. Try to understand, when bankrupt person cannot pay his liabilities in full, right, insolvent person cannot pay his liabilities in full, right, the balance in liabilities account, because वो पूरा पे नहीं कर पाएगा। सपोज 1 लाख की लाइबिलिटी थी, क्रेडिट था 1 लाख का, उसमें से वो 60,000 ही पे कर पाया, अभी भी कितना बैलेंस बाकी? 40,000 क्रेडिट। दैट लाइबिलिटी which he couldn't repay is his deficiency, which he will transfer to deficiency account. इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइबिलिटीज एज ए क्रेडिट बैलेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 लाख क्रेडिट था, उसमें से 60,000 पे कर पाया, तो अभी भी लाइबिलिटीज में कितना बैलेंस है? 40,000 क्रेडिट। वो डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करेगा, मतलब लाइबिलिटीज को डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटीज में 40,000 बैलेंस बाकी था, उसको डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करना है, तो लाइबिलिटी को कैंसिल करना है, क्रेडिट को कैंसिल करना है, मतलब डेबिट किया जाएगा। इसलिए लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 40,000 टू डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट 40,000। इसलिए डेफिशिएंसी को क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड एट द एंड दिस डेफिशिएंसी इज ट्रांसफर टू कैपिटल। मतलब क्या होता है? फ्लो समझो, फ्लो समझ लेना, ठीक है। व्हाट इज द फ्लो? पहले लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी में जो बैलेंस बाकी है, जो हम पे नहीं कर पाए, वो वही बैलेंस रहेगा ना। जो पे कर पाए वो तो सेटल हो गया, डेफिशिएंसी में ट्रांसफर किया गया। कहां पे ट्रांसफर किया गया? डेफिशिएंसी में। ठीक है,
डेफिशिएंसी का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक मैं एग्जांपल देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, दिस इज आउटसाइड द सिलेबस, बट यस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं एक सिंपल एग्जांपल क्रिएट करता हूं यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का, ठीक है? फिर हम समझते हैं। देयर आर माय एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू 1,50,000, ठीक है? सिंपल एग्जांपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Okay, you will get answer, don't worry. Assets are 1,50,000. There's a cash balance of 10,000. So your assets are 1,60,000. Asset कितने दिख रहे हैं? 1,60,000. There's a capital, ठीक है? And there are liabilities. Liabilities are 1,20,000 and capital is then 40,000. हो गई बैलेंस शीट टैली 1,60,000 पे? यस। Now even though assets are in your balance sheet at 1,50,000, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, even though assets are in your balance sheet at 1,50,000, their actual value in the market is, example, just 50,000. क्या बोला? ध्यान देना, even though assets are in balance sheet at 1,50,000, their actual market value is 50,000. होता है ना? लाइक एग्जाम्पल, आपने बैलेंस शीट में कोई बिल्डिंग दिखाई है 10 लाख पे, बट सपोज उसकी वैल्यू आज 5 लाख ही है। इसका मतलब हमें उसको डेप्रिसिएट करना होगा, लाइक दैट लॉस होगा ना हमारा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय असेट्स इवन दो दे आर इन बैलेंस शीट एट 1,50,000, बट वो वैल्यू मुझे मिलने ही वाली नहीं है। उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000। आई हैव टू पे टू माय लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स वगैरह 1,20,000, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू सेल द असेट्स। मैंने 1,50,000 के असेट कितने में सेल किया? 50। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे कितने का लॉस हो गया? यहाँ पे कितने का लॉस हो गया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1,50,000 के एसेट 50,000 में बिक गए। यहाँ पे लॉस कितने का है? 1 लाख का। कितने का लॉस हो गया? 1 लाख का लॉस हो गया। डोंट यू एग्री विथ मी? सो अब बैलेंस शीट कैसे दिखेगी? ध्यान देना। आई हैव टू पे टू माय लायबिलिटीज। मुझे इनको 1,20,000 पे करने हैं। मेरे पास अभी खाली 10,000 कैश है, फिर भी 1,10,000 पे करना है। तो लाइबिलिटी वाले बोलते हैं कि आप हमें पे करो, हमें पे करो। हम बोलते हैं तो हम आपको कैसे पे करेंगे? दे विल से सेल द एसेट्स। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। हमने एसेट सेल किया, हमें 50,000 ही मिले। सो टोटल 1,20,000 में से 10,000 कैश के थ्रू पेड किया, अभी भी 1,10,000 पे करना है और 50,000 पे करेंगे बिकॉज एसेट से खाली 50,000 मिले। सो 1,10,000 माइनस 50, अभी भी 60,000 पे करना बाकी है। अब हमारे पास कुछ नहीं है पे करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अब देखते हैं बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। ट्राई टू इमेजिन द बैलेंस शीट। कैश बैलेंस दिखेगा। कितना दिखेगा कैश बैलेंस? पहले का 10,000 प्लस अब भी 50,000 मिला ना असेट सेल करने पे। असेट सेल करने पे 50 मिला, टोटल 60,000 कैश बैलेंस दिखेगा, बराबर? देयर इज अ लॉस, लॉसेस आर डेबिट। कितने का लॉस हुआ? 1 लाख का लॉस हुआ। दिस इज 1,60,000 टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी। कैपिटल कुछ तो 40,000 का है एंड लाइबिलिटीज 1,20,000 के। मैं जानबूझ के बैलेंस शीट ऐसे लिख रहा हूं तो आपको थोड़ा क्लिक होगा। This 60,000 will use to pay off the liabilities.
ये 60,000 लाइबिलिटीज पे करने के लिए यूज किए जाएंगे, तो कितनी लाइबिलिटीज बचेगी? 60,000। 1,20,000 में से 60 पेड हो गया, अभी भी 60। दिस लॉस इज टू बी बोर्न बाय कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा। तो कैपिटल 60,000 क्रेडिट है, लॉस 1 लाख डेबिट है। सो कैपिटल 40,000 क्रेडिट है, पॉजिटिव कैपिटल है, बट लॉस इज मोर देन कैपिटल, 1 लाख का लॉस हो गया। तो नाउ बैलेंस शीट विल बिकम लाइक दिस, बैलेंस शीट विल बिकम लाइक दिस। ध्यान देना, इसको ही मैं आगे लेके जा रहा हूं। कैश तो जीरो हो गई, पूरी कैश पेड हो गई, यस कैश जीरो है, ठीक है। अच्छा, फिर लाइबिलिटी कितनी की है? लाइबिलिटी 40,000 सॉरी 60,000 की बाकी है, अभी भी 60 पे करना बाकी है। कैपिटल में 40,000 डेबिट बैलेंस था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉरी क्रेडिट बैलेंस था, ये आपका कैपिटल है। 40,000 क्रेडिट बैलेंस था, आपने 1 लाख का लॉस डेबिट कर दिया, या ऐसे देखो 40,000 का कैपिटल था माइनस 1 लाख का लॉस, तो कैपिटल निगेटिव 60,000 हो गया ना। तो कैपिटल में कितना बैलेंस बाकी है? 60,000, बट कौन सा, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो असेट में दिखेगा कैपिटल। So capital generally has a credit balance. Capital generally has credit balance. However, right, because losses are debit balance. ठीक है, losses are debit balance. आगे so क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। मैंने क्या किया, इस लॉस को कैपिटल से माइनस किया, इस लॉस को कैपिटल से माइनस किया, ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन समझने के लिए लिख रहा हूं, क्यों कहां पे आया वो जाने दो, कैसे क्या हो रहा है वो समझो। 1 लाख का लॉस है, 40 का कैपिटल, कैपिटल विल बिकम निगेटिव, 60,000 कैपिटल हो गया। मतलब क्या दिख रहा है कि हमें ओनर से 60,000 लेने हैं, ओनर से 60,000 लेने हैं एंड लाइबिलिटीज को 60,000 देने हैं। मतलब बिजनेस में अब कुछ कैश नहीं है, बिजनेस में कोई एसेट नहीं है, फिर भी हमें 60,000 लाइबिलिटीज को देने हैं और ओनर से 60,000 लेने हैं। तो ओनर को बोलेंगे तो भाई तू कैश लेके आ जा, ओनर को बोलेंगे कैश लेके आ जा, उसको पर्सनल असेट्स अब उसको राइट अटैच किए जाएंगे। एंड सपोज राइट ही वो कुछ भी नहीं लाता है, इन दैट केस ये जो लाइबिलिटीज का बैलेंस है ये हम डिफिशियंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो हम पे नहीं कर पाए, हम 60,000 पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए लाइबिलिटीज का बैलेंस मैं डिफिशियंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा 60,000। एंड फिर डिफिशियंसी को मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा, डिफिशियंसी जीरो हो जाएगी, कैपिटल जीरो हो जाएगा, बैलेंस शीट हट जाएगी, बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचेगा। सो दिस इज ए प्रोसेस बेसिकली कि लाइबिलिटीज जो है वो डेफिशिएंसी में ट्रांसफर किए जाएंगे, बिकॉज आई बैलेंस इन लाइबिलिटीज जो हम पे नहीं कर पाए वो हम डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इंसॉल्वेंसी होती है कैपिटल में डेबिट बैलेंस होता है, जब इंसॉल्वेंसी होती है कैपिटल में डेबिट बैलेंस रहेगा। लाइबिलिटी क्रेडिट थी, हम डेफिशिएंसी को क्रेडिट कर दिया, मतलब उसका क्रेडिट डेफिशिएंसी को दे दिया, और डेफिशिएंसी का क्रेडिट कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, तो कैपिटल में जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट है, कैपिटल अपने आप बैलेंस हो जाएगा, कैपिटल जीरो हो जाएगा, ओनर को कुछ नहीं मिला। दिस इज जनरली ए प्रोसेस। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो भी चलेगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। हाँ यस ऑब्वियसली बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आर सेम, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस, लाइक हमारे पास कितने के, हमारे पास 60,000 की एसेट है, 50,000 कैश आ गई और 10,000 पहले से दी, टोटल 60,000 था, हमें पे करना था 1,60,000, हमें पे करना था 1,60,000, 1,60,000 के बदले हमारे पास 60,000 ही है, तो पहले ओनर को दोगे या थर्ड पार्टीज को दोगे? पहले थर्ड पार्टीज को, मतलब ये 1,20,000 में से 60 उनको गया, अभी भी उनका 60,000 बाकी है, ये 60,000 क्या करोगे आप? डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करोगे। समझ में आ रहा है? एंड असेट्स पे 1 लाख का लॉस हुआ, राइट, वो भी हमें राइट कैपिटल के अगेंस्ट सेट ऑफ करना होगा। ये यू विल लर्न दिस इन डिटेल इन इंसॉल्वेंसी चैप्टर, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है। 2 मिनट देना खाली, मैं
ठीक है, यू विल लर्न दैट इन डिटेल, राइट। आप वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर है ना, उसमें आप इन डिटेल सीखोगे ये चीज, सो डोंट वरी एट ऑल। सो ये इतना ही पता होना चाहिए कि इफ आई कैन नॉट पे राइट इन फुल टू माई लाइबिलिटीज, इन दैट केस राइट, अगर हम उनको जानबूझ के पे नहीं करते, लाइक एग्जांपल हम राइट हमारी लाइबिलिटी 10 लाख की है और हम उनको 9,50,000 बोलते हैं, बोलते 50,000 का डिस्काउंट दे दो। सो अगर हम उनको पे नहीं करते तो दैट विल बी डिस्काउंट काइंड ऑफ थिंग। हम उनको पे नहीं कर रहे 50,000 बिकॉज दैट इज डिस्काउंट, बट हम पे कर नहीं सकते, दिस डिफरेंस। हम पे नहीं करते एंड पे नहीं कर सकते। इफ वी कांट पे बिकॉज वी आर इंसॉल्वेंट, इन दैट केस दैट रिमेनिंग 50,000 जो हम पे नहीं कर पाए, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी। 1 लाख, सपोज 1 लाख पे करना है, हमने 5,000 डिस्काउंट ले लिया, तो 5,000 हम पे कर सकते थे बट हमने डिस्काउंट लिया है या उसने हमें डिस्काउंट दिया है। हम खाली 95,000 ही पे कर पाए, 5,000 पे नहीं कर पाए, इसका मतलब वी वर इंसॉल्वेंट। सो दिस डिस्काउंट इज अ वॉलंटरी, बट इंसॉल्वेंसी is like a very contingent event, right? And that is not good for both, debtor के लिए भी अच्छा नहीं, creditor के लिए भी अच्छा नहीं। The person who is insolvent, obviously, right, it is very bad, right, it means right he is suffering from very bad days। ऐसे नहीं है कि चलो क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाया अच्छा हुआ इसे, बट यू आर इंसॉल्वेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो वन शुड अंडरस्टैंड दैट। सो ये जस्ट एन एग्जांपल मैंने समझाने का ट्राई किया कि कैसे होता है। ज्यादा उस पर अगर अच्छी समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी चलेगा, डोंट वरी, राइट। नॉट नेसेसरी एवरीथिंग यू विल लर्न राइट नाउ, देयर आर मेनी थिंग्स राइट यू विल लर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट इतना समझ में आना चाहिए, कैपिटल हैज ए क्रेडिट बैलेंस, बराबर ना। बट इफ ए ओनर इज ए इंसॉल्वेंट, इट मींस देयर आर लॉसेस एंड दैट लॉसेस मेक्स कैपिटल निगेटिव, उसको डेबिट बैलेंस कर देता है। इंसॉल्वेंसी है मतलब यू आर इनटू लॉसेस, यू कुडंट पे योर लायबिलिटीज, अपने एसेट भी सेल किए, उससे भी कैश कम मिली है, इसकी वजह से एसेट्स पे भी लॉस है, एंड दैट लॉस हैज क्रिएटेड राइट और टर्न योर कैपिटल बैलेंस इनटू डेबिट बैलेंस। जनरली कैपिटल है क्रेडिट बैलेंस, बट आपका निगेटिव हो चुका है कैपिटल, ओनर से ही रिसीवेबल दिखा रहा है, एक्चुअली ओनर को पेएबल दिखता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है कैपिटल में, बट अंडर इंसॉल्वेंसी ऐसे दिखता है कि ओनर से ही पैसा लेना है, ऑब्वियसली बिकॉज बिजनेस डज नॉट हैव सफिशिएंट एसेट्स टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, तो किससे लेना होगा, ओनर से लेना होगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द थिंग। आगे सो हमने 41 क्वेश्चन किया, राइट, क्वेश्चन नंबर 41। नहीं, इवन हमारा 42 भी हुआ, 41 42 हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, मुझे खाली 43 लेना है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, पढ़ो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द फॉलोइंग डेट्स इन द बुक्स ऑफ अदिति। अदिति के बुक्स में एंट्रीज करनी है। सो वी हैव टू पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अदिति, ठीक है, एंड मल्टीपल डेट्स से, तो डेट के कॉलम में हम अलग अलग डेट्स लिखते चलेंगे। ऑन 1 February 2010, आरती इन्फॉर्म्स अदिति दैट, आरती इन्फॉर्म्स अदिति दैट, आरती अदिति को इन्फॉर्म कर रही है, मतलब आदिति ने आरती को बिल एंडोर्स किया होगा और वो बिल डिसऑनर हुआ होगा, इसलिए आरती आदिति को इन्फॉर्म कर रही है दैट अम्रपालीज एक्सेप्टेंस। किसका एक्सेप्टेंस था? अम्रपाली, मतलब अम्रपाली को वो बिल्स पेएबल रहेगा, अम्रपाली के लिए वो बिल्स पेएबल रहेगा, अम्रपाली छोड़ के बाकी सबके लिए वो क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। तो चेन कैसे बनी है?
ये अम्रपाली है, इसका एक्सेप्टेंस अदिति को आया होगा एंड अदिति ने ये बिल आरती को दिया होगा, ठीक है। अब हुआ क्या बेसिकली, राइट, ये बिल हो गया बाउंस्ड, ये हो गया डिसऑनर, देखो डिसऑनर होगा, ठीक है, क्या पढ़ो ठीक से, राइट, दैट अम्रपाली's acceptance of rupees 12,000 endorsed to him or her, जो कुछ भी है, ठीक है, हर होना चाहिए, राइट, dishonored and noting charges paid rupees 250. So can I say Aditi will recover from Amrapali and will pay to whom? Aarti. Entry रहेगी Amrapali to Aarti including noting charges. So first entry आएगी, date, क्या डेट है, 2010 February 1st, 2010 February 1st, किससे लेना है, अम्रपाली से लेके आरती को देना है, अम्रपाली's account debit, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इन शॉर्ट 2, या ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी टू आरती अकाउंट क्रेडिट, कितने का है बोलो, 12,000, ठीक है, एंड नोटिंग चार्जेस भी वन में कंबाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने नोटिंग चार्जेस थे, 250 ना, सो वन कैन से 12,250, 12,250, यही एंट्री नीचे भी आएगी, यू में कंबाइन, ठीक है, 12,250, 12,250, आगे आगे चलते हैं, फर्स्ट हो गया, यस, अब सेकंड करते हैं, ठीक है, on 21st February 2010 आदिति रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, वर्डिंग क्या है, ठीक से पढ़ो, आदिति मतलब हम, रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस मतलब ये बिल्स पेएबल है, हमारे लिए बिल्स पेएबल है, हम हमारा बिल्स पेएबल रिन्यू कर रहे हैं, हम हमारा बिल, हमने किसी को बिल दिया होगा एक्सेप्ट करके, इसलिए हम हमारा एक्सेप्टेंस रिन्यू कर रहे हैं, ऑफ रुपीज 17,000 टू अरुष, हमने अरुष को एक्सेप्टेंस दिया होगा, वी आर आरती या आरतीज अकाउंटेंट, हमने अरुष को एक्सेप्टेंस दिया होगा, ये हम रिन्यू कर रहे हैं, 17,000 का एक्सेप्टेंस था, 17 में से बाय पेइंग कैश 2,000, 17,000 में से 2,000 कैश में देने वाले, अभी भी 15,000 बाकी है, सो 15,000 बिल में आएगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन 15,000 मे बी, एंड एक्सेप्टिंग ए न्यू बिल फॉर 2 months, सो इंटरेस्ट 2 months के लिए लगेगा फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, सो ठीक है, ध्यान देना, हम अदिति और हमने एक्सेप्टेंस दिया था अरुष को, और ये बिल हमें रिन्यू करना है, 17,000 का एक्सेप्टेंस था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें से वी आर रेडी टू पे 2,000 इन कैश, तो 2,000 पे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो आप इमीडिएटली पे कर रहे हो उस पे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपने 15,000 के लिए 2 months एक्सटेंडेड पीरियड मांगा है, 15,000 के लिए इन बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, कुछ नहीं है नोटिंग चार्जेस, प्लस इंटरेस्ट, यस सर इंटरेस्ट तो रहेगा, रिन्यूअल है तो इंटरेस्ट तो डेफिनेटली रहेगा, इंटरेस्ट 15,000 पे लगेगा एट द रेट ऑफ 15,000 पे एट द रेट ऑफ कितना रहे, 10% फॉर 2 months, 2/12, so that will be, this is 6, so that will be 5/3, 3 मतलब है 50 आ जाएगा, इज इट 250, कंफर्म करो, इज इट 250, 15,000 पे 10% फॉर 2 months, 250, यस इट शुड बी 250, ठीक है, 250 आना चाहिए, लेट मी चेक, किसी ने मुझे पिंग किया है, या परफेक्ट, थैंक यू, सो 250 इज इंटरेस्ट, सो ये इंटरेस्ट किस में आने वाला है, बिल में, सो नया बिल कितने का बनने वाला है, 15,000
250 का बिल बनेगा और खाली रिन्यूअल बोला है, आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं। चलो तो फर्स्ट एंट्री डालेंगे। फर्स्ट अम्रपाली, अच्छा ये फर्स्ट फेब की एंट्री हो गई। अब सेकंड 21 फरवरी को रिन्यू करना है, राइट? 21 फरवरी। हमने एक्सेप्टेंस दिया था अरुष को, तो बिल्स पेबल डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी होती है, उसको कैंसिल करना है तो डेबिट करना होगा, राइट? 17,000 टू ड्रॉवर, कौन ड्रॉवर है? अरुष। 17,000 बीइंग आर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड फॉर रिन्यूअल। क्या एंट्री आ जाएगी? राइट, नरेशन रहेगा बीइंग आर एक्सेप्टेंस, राइट, डिसऑनर्ड फॉर रिन्यूअल। फिर नोटिंग चार्जेस होते तो एंट्री आएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 0, नहीं है कुछ, टू आरुष अकाउंट क्रेडिट 0, नोटिंग चार्जेस टू आरुष। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद एक और एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा। सो नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट आर बोर्न बाय ड्रॉवी, दे आर एक्सपेंसेस ऑफ ड्रॉवी। इंटरेस्ट टू आरुष 250। सो आरुष को हमने तीन चीजों के लिए क्रेडिट किया, बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट, टोटल 17,250, और हम उसको पे करेंगे, आरुष का अकाउंट सेटल करेंगे। आरुष अकाउंट डेबिट 17,250 टू कैश, हम 2,000 कैश में देने वाले हैं, तो कैश गोज आउट, कैश डिक्रीजेस, क्रेडिट, कैश डेबिट होता है एसेट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट, एंड रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम नया बिल एक्सेप्ट करने वाले हैं। वन लायबिलिटी गोज डेबिट, अनदर लायबिलिटी कम्स इन क्रेडिट। ठीक है, 15,250, दैट्स इट। ठीक है, आगे चाहिए तो देखो एक बार इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड। ऑन 15th March 10 नम्रता रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस, नम्रता रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस, नम्रता के लिए बिल्स पेबल, नम्रता छोड़ के बाकी सबके लिए बिल्स रिसेबल, तो हमारे लिए वो बिल्स रिसेबल रहेगा। नम्रता रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अदिति, तो हम ड्रॉवर थे और हमारे लिए बिल्स रिसेबल था, 6,500 बाय पेइंग कैश 6,300। 6,500 का एक्सेप्टेंस के लिए उसने 6,300 पेड के और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया। सो इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट रिबेट कितने का दिया? 200 का। तो थर्ड एंट्री आ जाएगी कौन से तारीख पे? March 15। बिल ऑनर हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, हमें आ गए 6,300 ओनली, 6,500 के एसेट के बदले आ गए 6,300, तो रिबेट इज 200, रिबेट अलाउड, रिबेट बोलने का खाली, एक्सपेंस हो गया हमारा ये, रिबेट अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसेबल ऑनर्ड गोज आउट 6,500। एक असेट चली गई, दूसरी असेट आ गई, असेट कितने की कम हो गई? बिल्स रिसेबल असेट डिक्रीज बाय 6,500, कैश असेट कितने से इंक्रीज हो गई? 6,300। एक असेट कम हो गई 6,500 की, बट उसके बदले मिले खाली 6,300, तो दिस इज लॉस, लॉस इंक्रीज बाय 200, एक्सपेंस इंक्रीज बाय 200, ऐसे भी आप सोच सकते हो। आगे नेक्स्ट सर, ई कहां पे? आई डिडंट गेट यू। ये क्वेश्चन है, इफ इट वाज गिवन नोटिंग चार्जेस पेड देन एंट्री वुड बी डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश। यस यस, ऑब्वियसली, ठीक है, वही तो आता है, ड्रॉवी टू कैश एंट्री आएगी ना, बट किसने पेड किया वो देखना चाहिए ना। अगर डिस्काउंटिंग के केस में किसने पेड किया होता है? बैंक ने। एंडोर्समेंट के केस में किसने पेड किया होता है? एंडोर्सी ने। एंड रिटेंशन एंड कलेक्शन केस में हम पे करते हैं, ठीक है, ड्रॉवर पे करता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना कि नोटिंग चार्जेस पेड
ओके, बट किसने पेड किया? डिस्काउंटिंग केस में बैंक पे करती है, ओनर पेज द डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। आगे नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, फोर्थ, on 31st March 2010 recovered 2500 from the private estate of श्रीधर। श्रीधर के प्राइवेट एस्टेट से 2500 होगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है, श्रीधर इंसॉल्वेंट हुआ होगा, श्रीधर इंसॉल्वेंट हुआ होगा एंड आज हमें उससे प्राइवेट एस्टेट से 2500 मिला है, बाकी बैक डेट्स होगा जो नहीं मिला। Who was declared insolvent against the bill accepted by him 4000। उसने एक बिल एक्सेप्ट किया था 4000 का, राइट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो 4000 का बिल की डिसऑनर की एंट्री होनी चाहिए, यस। और कब हुई थी? 29 दिसंबर। देखो वो इंसॉल्वेंट कब हुआ था? 29 दिसंबर। सो 29 दिसंबर 2009, आज हम मार्च 31 मार्च 10 पे, 3 मंथ्स के बाद है, 3 मंथ्स पहले वो इंसॉल्वेंट हुआ था, उसने 4000 का बिल एक्सेप्ट किया था, तभी जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ होगा दिसंबर में ही हमने इन डिसऑनर की एंट्री डाली होगी, लाइक हमने एंट्री डाली होगी श्रीधर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तभी 4000 फिर से वो एंट्री डालनी है। इन डिसऑनर की एंट्री इंसॉल्वेंसी की डे पे आती है, एंड इंसॉल्वेंसी कब हुआ है? दिसंबर में हुआ है, अब मार्च की एंट्री लिख रहे हैं, सो मार्च में फिर से इंसॉल्वेंस डिसऑनर की एंट्री नहीं डालनी है। आज खाली क्या हुआ है? 4000 एंड नोटिंग चार्जेस पेड वर 100। जब वो इंसॉल्वेंट हुआ दिसंबर में, हमने 2 एंट्रीज डाली थी, तब हमने इंसॉल्वेंसी के लिए डिसऑनर की एंट्री डाली थी, लाइक श्रीधर टू बिल रिसीवेबल 4000 एंड हमने नोटिंग चार्जेस भी पेड किए थे 100, श्रीधर टू कैश 100। तब हमने दिखाया था कि श्रीधर से हमें बिल अमाउंट 4000 प्लस नोटिंग चार्जेस 100, ऐसे 4100 लेने हैं। आज 3 मंथ्स के बाद हमें 4100 के बदले खाली 2500 आ गए, इसका मतलब 1600 का लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो आज हमें रिकवरी की एंट्री डालनी है, ठीक है। सो फोर्थ मार्च 31 पे हमें कैश आ गई, वी रिसीव द कैश, कैश इंक्रीज हो गई 2500, डेटर्स डिक्रीज हो गए, श्रीधर वाज माय डेटर, बिकॉज जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ था मैंने बिल्स रिसीवेबल कैंसिल करके फिर से उसको डेटर किया था, श्रीधर, एंड ही वाज माय डेटर फॉर बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। डेटर्स 4100 के डिक्रीज हो गए, असेट डिक्रीज हो गई 4100 की, बट नई असेट जनरेट हो गई 2500 की, मतलब 4100 की एसेट कम हो गई और उसके बदले मिले खाली 2500, तो यहाँ पे लॉस है, दैट लॉस इज बैड डेट्स, लॉस इंक्रीज हो गया, दिस इज असेट, दिस इज लॉस, दिस इज ऑल्सो असेट डेबिट, 1600 का लॉस होगा। ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूं? उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी समझ में नहीं आता एंट्री करते टाइम, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, समझने के लिए। 4100 की असेट कम हो गई, एक असेट 4100 के बदले अगर आपको खाली 2500 मिलता है तो आप बोलोगे लॉस हो गया, वही दैट लॉस इज बैड डेट्स, ठीक है। सो दीज आर द एंट्रीज। कौन सा हुआ? 42nd। 43rd विल बी द होमवर्क, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे निकाल के रखता हूँ, चाहे तो आप फोटो निकाल के रखो, बिकॉज मैं जनरली लेट शेयर करता हूँ सब लेक्चर्स होने के बाद, ठीक है। 44th इज द होमवर्क, सिंपल है, या 45th इज ऑल्सो होमवर्क, दोनों ले लो, ठीक है। 44 एंड 44th इज होमवर्क, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है, ठीक है। दिस टू आर द होमवर्क, ये करोगे, ठीक है, और करते जाओ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।